जहाज की आयु में समुद्री जीवन के उतार चढ़ाव हुए। समुद्र का स्थिर ताल केवल कई पुरुषों की समुद्री बीमारी की स्थायी स्थिति में घटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन खाने को नीचे रखना सिर्फ उत्तेजनापूर्ण महासागर की वजह से कठिन नहीं था। सैन्य जहाजों पर उपयोग की गई भयानक सजाएं एक अन्य प्रकार की बीमारी पैदा करती थीं, एक कठोर पदानुक्रम और क्रूर, यहां तक कि यातनापूर्ण अनुशासन की। चाहे अपराध कुछ भी हो, यूरोप की नौसेना में सजा शायद जल्दी और कठिनाई से मिलती थी। यहां हम 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप की नौसेनाओं द्वारा अभ्यास की गई कुछ सबसे गंभीर सजाओं का पता लगाएंगे। कई तरीकों से चाबुकबाजी समुद्री जीवन की क्रूरता का प्रतीक बनी हुई है, जो वेलांकनी युग के दौरान रही। निश्चित रूप से जहाज की अनुशासन के लिए चाबुकबाजी सबसे आम सजा थी। चाबुकबाजी, जिसे कोड़े या छड़ी मारने के रूप में भी जाना जाता है, में व्यक्ति की पीठ पर चाबुक या छड़ी के साथ मार पड़ती थी। यह पाठ्य पुस्तकीय परिभाषा हो सकती है, लेकिन यह इस दंड की भयानकता को समझने में असमर्थ रहती है। उदाहरण स्वरूप, दंड के लिए प्रयुक्त उपकरण में अधिक विचलन होता था। कभी कभी चुने गए हथियार में लकड़ी की छड़ी या चमड़ी की बेल्ट थी, एक ऐसा उपकरण जो गंभीर पीड़ा और यहां तक कि घाव करने में सक्षम हो। निर्दयी, लेकिन उस समय के स्कूलों में पाए जाने वाले शारीरिक दंड से ज्यादा अलग नहीं। ऐसे उपकरणों द्वारा होने वाले क्षति उतनी ही सार्वजनिक अपमान से थी जितनी यातना से थी। एक लाल पीठ ने समुद्री सैनिक के साथियों के प्रतिष्ठा के लिए कम किया, हालांकि उससे अधिक गहन उपकरण प्रयोग किए गए थे। रॉयल नेवी द्वारा उपयोग की जाने वाली कैट एंड नाइन टेल्स एक प्रकार की चाबुक थी जो शारीरिक क्षति कर सकती थी। यह उपकरण सतही नुकसान नहीं करेगा, एक हैंडल है जो ढीली स्ट्रिंग्स से जुड़ा है, लेकिन यह दिखावे का धोखा हो सकता है। 9 पूंछों वाली कैट एंड नाइन टेल्स की प्रत्येक सूती डोरी पर 3 गांठें बंधी हुई थीं। इनकी वजह से ही इसके भयानक प्रभाव घाव होते थे, मांस को मारने पर अनेक कटौती उत्पन्न करते थे। यह चीरफाड़ बिल्ली की नाखूनों द्वारा की जैसी होती थी, इसलिए इसका नाम। 370 ग्राम वजन वाला यह कोड़ा सूती धागों की जटिल तारों से बना और कसी हुई जाली में बुना गया था, जिसे बल के साथ प्रयोग करने की अनुमति थी। गांठों और पूंछों पर केंद्रित बिल्ली और 9 पूंछों द्वारा कारण बने गहरे कटावों के कारण पीड़ित को अत्यंत पीड़ा होती थी। कभी कभी मेटल के कांटे और अन्य उपकरणों को पूंछों में सिल दिया जाता था, ताकि इस पीटने के उपकरण की क्रूरता को बढ़ाया जा सके। एक आदमी की पीठ को खोलकर गांठदार निशानों के जटिल जाल बनाने में केवल कुछ प्रहारों की जरूरत होती थी। उनकी कमीज उतारी जाती और कलाई को जाली या पोस्ट से बांध दिया जाता। कोड़े मारने के लिए सदैव एक संगठित दल के सामने वाक्य धूमधाम से सुनाया जाता और उस व्यक्ति को अपराध स्वीकारने और माफी मांगने की अनुमति दी जाती। अगर वह विशेष रूप से साहसी या जिद्दी होता तो वह अपनी मासूमियत की बचाव कर सकता और दंड की अन्यायपूर्णता का विरोध कर सकता। कोड़े मारने वाले ने शायद ही ऐसी बातों के लिए सहानुभूति दिखाई। फिर आए चोट या कोड़े, जो अनुशासन के डरावने प्रमुख बोट्सवाना द्वारा लगाए गए थे। ये इतनी जोर से आते थे कि एक कोड़े मारने के निरीक्षक ने कहा, पीड़ित की नग्न पीठ पर मारे गए प्रहार की आवाज 100 रॉड्स की दूरी पर, जो करीब 500 मीटर दूर होती है, सुनी जा सकती है। प्रहारों के अधीन चिल्लाने वाले व्यक्ति की पीड़ा की आवाज उतनी ही स्पष्ट थी। ऐसी चाबुक से काफी संख्या में कोड़ों के बाद छोटे छोटों पर पड़ती और एक पीड़ित की पीठ एक दर्दनाक गड़बड़ी बन जाती, संक्रमण के लिए खुली होती। वास्तव में घाव में नमक चिढ़ना वाली मुहावरा कैट ओ नाइन टेल्स का उपयोग किया गया। संक्रमण को रोकने के लिए बेहद उत्साही सैलर अपनी पीठ पर नमक डालते थे, जो कोड़े मारने से रिबन की तरह चबा दिया गया था। जैसा कि वाक्यांश सुझाता है, यह एक अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया थी। यह भी, जैसा कि कुछ जहाज के सर्जनों को पता होना चाहिए, पूरी तरह से बेकार था। समुद्री पानी में अनेक बैक्टीरिया होते हैं
इस प्रक्रिया ने सिर्फ दर्द ही पैदा किया होता। 1 दर्जन कोड़े मारना सबसे आम और सामान्य दंड था। नशे में धुत होने जैसे छोटे अपराध गरीब रवैया के लिए सजा दिला सकते थे। 1000 कोड़ों की सजा मृत्युदंड के समान थी, क्योंकि किसी को भी इसे सहन करने की संभावना नहीं थी। हालांकि इस संख्या के कोड़े उन अपराधों के लिए सुरक्षित थे जिन्हें प्रशासन ने गंभीर माना, जैसे कि बगावत, हत्या या भयानक रूप से समलैंगिकता। नेवी में एक आदमी को 400 कोड़ों की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे लगभग 175 मिलने के बाद उसे छोड़ दिया गया। आदमी अगले 3 सप्ताह अस्पताल में बिताएगा। कैट ओ नाइन टेल्स एक डरावना कोड़े मारने का उपकरण था। अन्य भी थे जो उतने ही क्रूर थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कैट ओ नाइन टेल्स की लोकप्रियता को प्राप्त नहीं किया। यह हमारी भाषा पर भी प्रभाव डालता है, लोकप्रिय मुहावरे के माध्यम से, जैसे बिल्ली को हिलाने का स्थान नहीं है। हां, यह मुहावरा बिल्ली की पूंछ हिलाने वाले पुराने लोगों से नहीं, बल्कि कैट ओ नाइन टेल्स से आता है, जिसका अर्थ है कि चाबुक हिलाने के लिए कम जगह। वैश्विक रूप से उपयोग किए जाने वाले ब्रिटिश शिपिंग के कैट ओ नाइन टेल्स ने सैलर्स, सैनिकों, गुलामों और अपराधियों को अनुशासित करने का तरीका निर्धारित किया। दुखद है कि इतिहास की किताबों में नेवल धरोहर को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। 1954 के बाद संयुक्त राज्य में फ्लॉगिंग अभ्यास नहीं हुआ, पर ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व भागों, विशेष रूप से कैरिबियन के पूर्व कॉलोनियों में यह जारी है। फ्लॉगिंग की भांति गॉन्टलेट चलाना एक दंड था, जिसके लिए पूरी क्रू को डेक पर इकट्ठा कराया जाता था। यह इन दंडों की आम थीम है, क्योंकि इनका लक्ष्य हमेशा पीड़ित की सजा और क्रू के अन्य सदस्यों को डराना होता है। वेतन और राशन की कमी के कारण अच्छे व्यवहार की प्रोत्साहना कम थी, इसलिए दंड बुरे व्यवहार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थे। गॉन्टलेट चलाना समूह सहभागिता को उच्च स्तर पर ले जाता है। केवल दंड की निगरानी के बजाय क्रू ने सक्रिय रूप से इसे लागू करने में हिस्सा लिया। प्राचीन काल से यूनान और रोमन की सेनाओं में और बाद में अन्य सेनाओं में दोषी आदमी को गॉन्टलेट चलाने के लिए जहाज के परिपथ को बनाने और उसके चारों ओर चलने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि क्रूमेट्स उस पर हमला करते थे। सैलर द्वारा बनाई गई समानांतर लाइनों में क्रू सदस्य अपने पैरों, मुट्ठियों और हथियारों से बाहर झटक देते हैं जब कोई व्यक्ति पंक्तियों से गुजरता है। विभिन्न नियम मौजूद थे, पर वे जहाजों में अलग अलग थे। धारदार हथियारों पर प्रतिबंध था और दौड़ने वाले को अपना चेहरा ढकने का अवसर मिलता था। दौड़ने की अनुमति थी, लेकिन यह अपमानजनक माना जाता था और क्रू सदस्यों की आक्रामकता बढ़ा सकता था। यहां क्रू सदस्यों के लिए एक विधि थी, जिससे वे नियम तोड़ने वाले सहयोगियों पर निर्णय लेकर खुद ही उसे लागू कर सकते थे। इस क्रू सदस्य से मानसिक विभाजन और उनके दंड में सहयोगी भूमिका एक अत्यंत प्रभावी तरीका था दोनों को मानसिक रूप से अलग करने का, जिससे हम और वे आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी की एक बढ़ी हुई भावना पैदा होती थी। हालांकि गॉन्टलेट चलाना कप्तान और उसकी प्राधिकरण पर उलट सकता था। यदि दंड अनुचित हो या दंडित कर्मी लोकप्रिय होते हैं, तो सहकर्मी को दंडने के लिए कर्मचारियों पर निर्भर रहना खराब विकल्प है। यह 1760 में हुआ। HMS रॉयल जॉर्ज पर एक नाविक फ्रांसिस लैनियन को गॉन्टलेट 3 बार चलाने का दंड मिला था। क्रू उस आदमी के प्रति सहानुभूति से भरे थे, क्योंकि उसे कोई असली सजा नहीं मिली थी और जो लोग उसे मारे थे उन्होंने यह सिर्फ नाटक के लिए किया था। जैसा कि हम देख सकते हैं, दंड और युग की क्रूरता के बावजूद दया और मित्रता की कुछ क्षण अभी भी मिले थे। कील हॉलिंग एक डरावना दंड था, संभावित रूप से मौत का, जिसे समुद्री लोग, विशेष रूप से डच और ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा प्रयोग किया जाता था। एक समुद्री व्यक्ति के पैरों में वजन बांधा गया था, जहाज की एक लाइन पर लपेटे गए, बोर्ड पर फेंकने से पहले। जहाज की एक ओर गिरने पर समुद्री व्यक्ति को कील के नीचे से बाहर निकाला गया। अगर वे हल्के थे तो उनकी गति उन्हें जहाज के निचले हिस्से से आगे नहीं जा सकती। जहाज की लंबाई के हिसाब से इन समुद्री व्यक्तियों को अग्रभाग से पृष्ठभाग तक जहाज के शंखावृत्त ढके निचले हिस्से में खींचा जाता था। जैसा कि डाइवर्स जानते हैं, इन शंखावृत्तों का कठोर कवच और तीक्ष्ण किनारे त्वचा को आसानी से छेद सकते हैं।
यह समुद्री जीवन कवच जैसे ही किसी समुद्री व्यक्ति द्वारा खींचा जाता है, वह उसे उस तरह की भांति काट देता है। परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न हिस्सों में घाव हो जाते, जिससे पीड़ित व्यक्ति को चोट और संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा होता, खासकर जब बड़ी मात्रा में समुद्री जीवन घावों में समाहित हो सकता है। दवाई इस तरह की चीजों का उपचार करने में बहुत कच्ची थी, यहां तक कि मुख्य भूमि पर भी। समुद्र में दवाई अक्सर जहाज के बढ़ई द्वारा किए गए अंग विच्छेदन से अच्छी नहीं होती थी। यातना में पीड़ितों के शरीर से बल लेते थे पुस भरे और सड़ रहे घाव जिन्होंने शिकायत की थी। इनमें से कुछ पुरुषों ने अपने आगामी सप्ताह जीवित बिताए। भारी समुद्री यात्रियों ने प्रारंभिक अवरोहण के दौरान जहाज के निचले हिस्से से गुजरते समय कुछ बचा लिया। हालांकि जब वे सतह पर आते, वे जहाज के तले ऊपर की ओर दौड़ते और उसके ढांचे या कील से टकरा जाते। यह सिर की चोट अगर खोपड़ी को पूरी तरह नहीं तोड़ देती तो समुद्री यात्री को बेहोश करके डूबने का उच्च जोखिम छोड़ देती। एक क्रूर कृपा के तहत बेहोश पुरुषों को दर्द की जागरूकता से बचाया जाता था जब उन्हें जहाज के तले खींचा जाता था। अगर समुद्री यात्री पहले दंड के दौर का सामना कर लेते हैं तो इसे दोहरा सकते हैं। ऐसे मामलों में घायल और खून बहने वाले आदमी को आराम करने का समय दिया जाता है। यह उनकी ठीक होने के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि वे जहाज के हर उतराव का दर्द पूरी तरह से महसूस करें। कील हॉलिंग निर्दयी थी, पर नौसेना के कमांडरों के लिए विशिष्ट कार्य करती थी। फ्लॉगिंग की तरह जहां पुरुषों को पोस्ट से बांधकर चाबुक लगती थी, कील हॉलिंग एक प्रदर्शनीय दंड था। यह एक प्रकार की अनुशासन है जो झटके दिखावा दंडों पर केंद्रित है, जो सभी दर्शकों के मन में इतनी भयानक छवि बनाने पर केंद्रित है ताकि अन्य संभावित अपराधी आज्ञाकारिता में डर जाएं। शो के डरावने दौरान का माहौल डच चित्रकार लीव पीटर्स की कला से मेल खाता है। यहां एक जहाज के सर्जन की कील हॉलिंग दिखाई दी है। अन्य कई जहाजों के लोगों ने इस आदमी की दुर्भाग्य को देखने के लिए बाहर चप्पू मारने की अवसर की भावना जताई। इस प्रकार कील हॉलिंग एक प्रकार का मानसिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिसमें सदस्य के असहनीय दर्द को सभी द्वारा अनुभव किया जाता है, जो दर्शकों को चेतावनी देता है। सामग्री की कमी और संकुचित स्थितियां होने पर भी सामाजिक नियंत्रण ने हिंसक, भूखे और शराबी सैलर्स से भरे जहाज को अनुशासित रखने में सहायता की। कील हॉलिंग उच्च समुद्रों पर नाविकों के जीवन का एक क्रूर और निर्दयी परंतु महत्वपूर्ण पहलू दर्शाती है। ब्रिटिश ने 1720 और डच ने 1750 में प्रतिबंधित किया, लेकिन यह प्रथा 19वीं शताब्दी मध्य तक कई बार उभरी। सीधे मरने या स्थायी रूप से अपंग करने की संभावना के साथ कील हॉलिंग समुद्र पर दंड के सबसे भयानक रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। घोर और स्पष्ट निर्दयता, चाहे व्यापक चाबुकबाजी या कील हॉलिंग के माध्यम से, क्रू को अधीन रखने के उपाय थे। हालांकि कभी कभी एक फांसी को और अधिक सीधे बर्बर तरीकों की आवश्यकता होती है। किसी भी नौसेना निकाय में सबसे कठोर दंड आमतौर पर यार्ड आर्म पर लटकाना होता था। यह वह खंभा था जो मस्तूल के द्वारा गया था। बंधे हाथ पैर वाले बंदियों को धीरे धीरे जहाज की रिगिंग पर मौजूद एक मोटी रस्सी से ऊपर खींचा जा रहा था, जो उनकी गले में लटकी फांसी से जुड़ी थी। गंभीर मौन में पूरी क्रू इन लोगों को धीरे धीरे गला घोंटने की मौत होते हुए देखती थी। दर्शकों ने उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहकर सब कुछ साझा किया। यह गंभीर मौन कार्यक्रम विशेष रूप से भयानक होना चाहिए था। रेगिस्तानी या बगावत जैसे गंभीर अपराधों के लिए यार्ड आर्म पर लटकाने का दंड दिया जाता था, जो विद्रोह की सोचने से रोकने का शक्तिशाली उपाय था। पीड़ितों को जहाज पर लटकाया जाता था और दिनों या सप्ताहों बाद काट दिया जाता था। पल्ले की उम्र की कठोर सजाओं की यह सूची अधूरी है। इस रेपर्टोयर में सामाजिक नियंत्रण के अन्य तरीकों को जोड़ा गया है, जैसे कि सारांशात्मक पीटना, एकांत अलगाव और आंशिक भूखमरी। हालांकि ऐसी विधियां आज तक सशस्त्र बलों और संघर्ष क्षेत्रों में बहुत ही सामान्य बनी हुई हैं। यहां सूचीबद्ध दंड विधियां अपनी क्रूरता के कारण चौंका देती हैं। भूतकाल के प्रसिद्ध मोटी त्वचा वाले पुरुषों के लिए भी इनमें से किसी एक की गवाही देना संवेदनशील हो सकता था। लेकिन इन दंडों को रोचक बनाने वाली बात यह है कि वे एक और सामाजिक वास्तविकता की ओर संकेत करते हैं। वर्णन करना उतना ही क्रूर और कठिन।
पल्लव युग के दौरान एक जहाज पर जीवन की वास्तविकता कठिन परिश्रम और दैनिक कठिनाइयों की थी, एक निराशाजनक इच्छाओं और अव्यक्त पीड़ा का। इन नौसेनाओं के पुरुषों को उनके काम से प्यार नहीं था। नौसेना की जीवन शैली में उच्च अनुशासन और कठिन काम की जरूरत होती थी, लेकिन इसके विपरीत वेतन दलों का वेतन कम था। इस जीवन से बहुत कम लोग आकर्षित हुए। वे जहाज को कारागार से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। बोर्ड पर दृष्ट मृत्यु दर भी महत्वपूर्ण थी। शांतिकाल में भी जहाज मालिकों और सरकारों का अनुमान था कि एक यात्रा पर 50% सैलर्स स्कर्वी जैसी बीमारियों से मर जाएंगे। अतः 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रॉयल नेवी और मर्चेंट नेवी हर साल 50,000 से 1 लाख पुरुषों की भर्ती करके पंक्तियों को पूरा और सिस्टम को चलाया करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ ही लोग नेवी में जीवन का सपना देखते थे। वास्तव में कई को मजबूरन समुद्री बनना पड़ा। कुछ लोग कर्ज, दुर्व्यवहार आदि से भाग रहे थे, जबकि कुछ को इस स्थिति में मजबूर किया गया था। उन्हें इम्प्रेसमेंट नामक विवादास्पद प्रक्रिया के दौरान बेघर होने या शराब पीने पर पकड़ा गया था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि कई समुद्री लोग जहाज छोड़ना या कप्तान को विद्रोह करना चाहते थे। फ्लॉगिंग और गॉन्टलेट दौड़ने जैसे अभ्यास, कील हॉलिंग और यार्ड आर्म पर लटकाने जैसे इस सब का प्रतीक हैं। महीनों तक समुद्र में रहने, अल्प राशन पर जिंदगी और सिर्फ काम और पुरुषों की संगति में रहने नौकरचारियों को अवज्ञा में ले जाने के लिए ज्यादा नहीं था। सामान्य लोगों को तार्किक स्वार्थ के हिसाब से कार्य करने से रोकने के लिए भयानक स्थितियों में क्रूरता की आवश्यकता थी, और क्रूरता इन तरीकों का उपयोग नावों में किया गया शारीरिक यातना, सामाजिक अपमान और जीवन के मूल्य के प्रति बेपरवाह तिरस्कार का उपयोग करके असंगठित नाविकों को आकार देने के लिए। यह अप्रत्याशित नहीं है कि ऐसे लोग अपनी किस्मत की खोज एक बोतल या समुद्री डकैत के जहाज में बगावत करते थे। ऐसे क्रूर नौसेना के दंड के रूप शायद ही सबसे कठोर नाविकों को भी करियर बदलने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते होंगे। लेकिन निर्णय हुआ कि युद्ध लड़े जाएं और बकानियरों को रोका जाए। जो लोग प्रभारी थे, अगर उन्हें कोड़ा मारने की जरूरत पड़े तो वे कोड़ा मारेंगे। और वहां आपके पास नौसेना के 4 क्रूर दंड रूप हैं। नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में अपनी प्रतिक्रियाएं छोड़ने में स्वतंत्र महसूस करें। वीडियो पसंद आया और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।